हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग जितने भी टीईटी का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट मतलब कि स्टार्ट है यहाँ पे, और उसको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। इससे पहले आप लोग को 11 मतलब कि पेपर करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? वांछनीय तो सब है, बट सर्वाधिक वांछनीय कौन सा है? ठीक है, किसी भी मापक उपकरण के लिए विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता या मानक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैधता। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप लोग का थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? थर्स्टन के द्वारा क्या मापा जाता है? तो ये किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृद्धि या मूल्य या व्यक्तित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिवृत्ति। ठीक है, क्या है? थर्स्टन तथा लिकर्ट जो है किसके मापन से संबंधित है? तो अभिवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है? सृजनात्मकता, अभिप्रेरण, रुचि या बुद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिएटिविटी, मतलब सृजनात्मकता से। ठीक है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? देख लीजिए यहाँ पे। तो ये मौलिकता भी है, प्रभावी उपयोगिता भी है, लेकिन मितव्ययिता जो है नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। मितव्ययिता नहीं है, इससे संबंधित नहीं है ये। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई बोला और आप विश्वास कर लिए, तो क्या ये क्रिएटिव है? क्रिएटिविटी है इस किसी का? नहीं है। अगर कुछ काम कर रहे हैं और उस काम को मान के चलिए कोई फार्मूला या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह बना रहे हैं और इस क्वेश्चन से हट कर आप सोच रहे हैं, कुछ अलग तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? आप लोग का क्रिएटिव माइंड होगा। ठीक है, लेकिन जब आप किसी बात को सुने और उस पर बिलीव कर लिए तो ये क्रिएटिव माइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मितव्ययी। गैने निम्न में से किससे संबंधित है? गैने एक मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा कहा गया है कि इनमें से किससे संबंधित है गैने? अधिगम श्रेणी क्रम, अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम का सिद्धांत, या फिर अधिगम का मूल्यांकन, या अधिगम का प्रबंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक? गैने है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? मतलब कि IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप लोग बताइएगा कि IQ इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो बुद्धिलब्धि जो है ये संबंधित है कालानुक्रमिक आयु से। क्या है? व्युत्क्रमित संबंधित है। क्या है? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमित संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 16PF का प्रयोग किसके मापन के लिए हेतु किया जाता है? 16PF, यहाँ पे 16PF आप लोग को बताया जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, नहीं देखें तो वीडियो में जाकर देख लीजिए, थ्योरी वगैरह भी बताया हुआ है। 16PF यानी कि PF यानी कि क्या? पर्सनालिटी फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनालिटी डायरेक्ट आ ही रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट जाहिर सी बात है कि इसका ऑप्शन नंबर जो सी होएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। ठीक है, तो इसीलिए इसको 16PF का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो व्यक्तित्व मापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? याद रखिएगा, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो ये दिए थे आप लोग का कैटल महोदय। कौन दिए थे? कैटल महोदय। क्या दिए थे कैटल महोदय? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल। ठीक है, अब बताइए कि थर्स्टन के द्वारा क्या दिया गया था? तो थर्स्टन के द्वारा आप लोग को बता दें कि दिया गया था, ये इनका था समूह कारक। याद रखिएगा, समूह कारक जो सिद्धांत दिया गया था ये थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, स्फीयरमैन के द्वारा दिया गया था आप लोग का द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत भी दिया गया था इन्हीं के द्वारा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग का। अगर गिलफोर्ड की बात करें तो गिलफोर्ड बुद्धि की संरचना का प्रतिमान सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए
कैटल के द्वारा क्या दिया गया था? तरल मौजिक मॉडल। गिलफर्ड के द्वारा क्या दिया गया था? बुद्धि संरचना का प्रतिमान सिद्धांत दिया गया था। थर्स्टन के द्वारा क्या दिया गया था? आप लोग का समूह कारक सिद्धांत दिया गया था। और स्फीयरमैन के द्वारा द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत, जिसको मैं आप लोग का द्विकारक सिद्धांत में क्या आ जाएगा आप लोग का, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक द्विकारक सिद्धांत में क्या था? एक था जी कारक था, जी कारक, और एक था आप लोग का एस कारक। जी फॉर जनरल कारक होता है, मतलब कि जनरल, ठीक है। और एस का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? एस कारक में स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक हो जाता है। तो याद रखिएगा ये सब, ठीक है। द्विकारक में जनरल और स्पेसिफिक दोनों आ जाता है। किनका था? तो स्पीयरमैन का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। अब देख लीजिए, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके लिए सबसे उत्तम स्थान कौन सा है? खेल का मैदान। ये तो खेल का मैदान किसके लिए होता है? तो या तो आप लोग का सामाजिक विकास के लिए होता है, ठीक है, मतलब कि सामाजिक विकास वहाँ पे ज़्यादा होता है। बच्चे मतलब कि मिलते जुलते हैं बड़े लोग से या छोटे लोग से, जो भी है, कैसे बात करने का ढंग है, क्या करना है। या फिर फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी एक कुछ जरूरी हो जाता है खेल का मैदान। लेकिन संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे उत्तम स्थान ये नहीं है। खेल का मैदान, सभागार, घर, या फिर विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो इसका सही सबसे जो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण जो होता है संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे उत्तम स्थान माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अभिप्रेरणा द्योत कौन से हैं? यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है? क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है। तो देखिए, अभिप्रेरणा द्योत नहीं, ये क्वेश्चन को ऐसे पूछना चाहिए कि अभिप्रेरणा के मतलब कि कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, या फिर अभिप्रेरणा के मुख्य तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये आप लोग को बताए थे, जाकर आप लोग मोटिवेशन वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है मोटिवेशन। तो उसमें देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि अभिप्रेरणा का जो मुख्य एलिमेंट है वो 3 होते हैं। कौन होते हैं? तो एक हो जाता है नीड, आप लोग का नीड। दूसरा हो जाता है आप लोग का ड्राइव। क्या होता है? ड्राइव। नीड यानी कि आवश्यकता, दूसरा ड्राइव यानी कि अंतर्नोद बोल सकते हैं या चालक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये तीसरा आपका जो होता है, तीसरा क्या होता है आप लोग का? ये गोल्स हो जाता है, लक्ष्य हो जाता है, ठीक है। तो गोल्स होते हैं। ये 3 तरह के याद रखेगा एलिमेंट। और जो अभिप्रेरणा मतलब कि मोटिवेशन शब्द जो बना है लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? मूवर, या फिर बोल सकते हैं आप लोग मोटम। क्या बोल सकते हैं? मोटम से बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, मोटिवेशन से इतना। नेक्स्ट आइए, तो इसका ये क्वेश्चन को मतलब कि सही नहीं लग रहा है, क्वेश्चन को हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना। तो व्यवहार में जो परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिगम या लर्निंग या फिर सीखना बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? स्मृति मतलब मेमोरी से संबंधित नहीं है। पहचान, धारण, पुनः स्मरण या फिर अनुभूति। तो मेमोरी से संबंधित जो है पुनः, ये जो अनुभूति जो है मेमोरी से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे मैस्लो महोदय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है क्या? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए, अंतर्नोद का जो सिद्धांत दिए थे ये था इनका किनका था? क्लार्क हल का था। किनका था? क्लार्क हल का था। तो ये याद रखिएगा कि अंतर्नोद का सिद्धांत किनका था? तो ये क्लार्क हल का था, ठीक है। इसमें गड़बड़ाने की बात नहीं है आप लोग को। शरीर क्रिया का सिद्धांत किसका था? शरीर क्रिया का जो सिद्धांत था ये था मॉर्गन महोदय का था। किनका था? मॉर्गन महोदय का, ठीक है। तो याद रखिएगा, अंतर्नोद का सिद्धांत क्लार्क हल दिए थे। शरीर क्रिया का जो सिद्धांत दिए थे ये मॉर्गन महोदय दिए थे, ठीक है। तो मैस्लो का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत था ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आवश्यकता का सिद्धांत था, ठीक है। इन्होंने ही क्या दिया था? 5 क्रम में विभाजित किया था। आवश्यकता को कितने क्रम में विभाजित किया था? तो 5 क्रम में विभाजित किया था। किसने? मैस्लो महोदय विभाजित किए थे, ठीक है। क्या क्या था? एक था पहला आप लोग का जैविकीय मांग हो जाएगा, दूसरा फिर सुरक्षा की मांग हो जाएगा, फिर तीसरा सामाजिक मांग हो जाएगा, चौथा में सम्मान की मांग हो जाएगा और फिर 5वां में अनुभूति की मांग हो जाएगा, ठीक है।
तो ये थी आप लोग का मैस्लो का। नेक्स्ट आइए, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? या तो प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक, मतलब कि जो बुजुर्ग शिक्षक या फिर ज़्यादा एज वाले शिक्षक जो हैं, कौन से नेतृत्व शैली उनमें बेहतर होता है? सत्ताधारी का, सत्ताधारी मतलब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं क्या, ये सत्ताधारी का होगा। प्रजातांत्रिक नेतृत्व, अहस्तक्षेपी नेतृत्व, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व जो होता है उनका सबसे बेहतर शैली होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को क्या करना, खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आप लोग का ड्रेबर महोदय का। किनका है? तो ड्रेबर महोदय का ये कथन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को क्या करता है, खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र मानते हैं। ये कौन? तो ड्रेबर महोदय मानते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस, शतरंज तथा कार्ड मतलब जो ताश पत्ती जो खेलते हैं हम लोग, जिसमें 52 पत्तियां होता है, 13-13 सभी होते हैं। ठीक है, 13-13 का ग्रुप होता है, चार्टों का, तो वही होता है चेस तथा कार्ड में। और ये जो चेस में होता है कितने होते हैं? 64 क्या होता है, ये आप लोग का वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, या स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर ये खाना बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 8-8 का क्या रहता है, रो, और 8 कॉलम हो जाता है, इसीलिए 8-8 8-8 क्या होता है, 64 होता है, 8-8 64 जिसको बोलते हैं। तो ये था चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, लड़ाई वाले खेल, यहाँ पे बुल फाइटिंग थोड़े ना हो रहा है कि लड़ाई वाले खेल हो रहा है। ठीक है, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल, या फिर गतिमान खेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, माइंड से खेला जाता है। ठीक है, क्या है, चेस तथा कार्ड जो का ताश पत्ते जो होते हैं, ताश की गड्डी जो होते हैं, और ये जो शतरंज जो होते हैं, ये आप लोग का बौद्धिक खेल है। ठीक है, दिमाग से खेलने वाला खेल। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।